इराक के सारे नेचुरल रिसोर्सेज बसरा के पास शिया मेजोरिटी एरिया या फिर नॉर्थ में कुर्दिश मेजोरिटी एरिया में हैं। और इराक में जो इंटरनल सिविल वार की एक आग लगी हुई है, इसकी एक वजह ये भी है। लेकिन ये तो अभी हमने इराक की बेसिक ज्योग्राफी को डिस्कस किया है। अब हम जाने लगे हैं इराक की सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज की तरफ, और इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री के रिकॉर्ड में इराक का पहला जिक्र मिलता है आज से 5000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में। तब इसे मेथोपोलिटीना कहा जाता था, मतलब दो दरियाओं के बीच की जमीन। और तब इसमें आज का इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ये सुमेरियन ही वो सिविलाइजेशन थी जिसने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी। फिर 2334 BCE से 2154 BCE तक ये एरिया एक्काडियन एम्पायर का हिस्सा रहा। फिर 1894 से 579 तक ये सारा एरिया बेबीलोनियन एम्पायर का सेंटर बना। ये उस जमाने की पावरफुल एम्पायर थी। ये वही एम्पायर थी कि जिसके जमाने में हैंगी गार्डन बने। फिर 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक ये एरिया अब्बासिड कैलिफेट का हिस्सा बना। और इस सारे एरिया को इस्लामी गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस जमाने में बगदाद नॉलेज, ट्रेड और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बन चुका था। पूरी दुनिया से स्कॉलर बगदाद आते थे और फिर वहां पर पर्शियन, ग्रीक और इंडियन नॉलेज को अरेबिक में कन्वर्ट किया जाता था। आज ये सोचना मुश्किल है कि बारूद और खून में डूबा हुआ बगदाद कभी पूरी दुनिया की नॉलेज, कल्चर और पॉलिटिकल पावर का मरकज होता था। और यही वो शहर था जहां से यूरोपियन रसीला शुरू हुई थी। लेकिन फिर 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। और 13वीं से 15वीं सदी तक इराक मंगोल्स और दूसरी छोटी एम्पायर का हिस्सा रहा। 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक ये एरिया ओटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। ओटोमन्स के लिए ये निहायत इम्पोर्टेंट एरिया था। इनके लिए ये जगह ईस्ट और वेस्ट को आपस में कांटेक्ट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया थी। फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद जब ओटोमन्स एम्पायर क्रॉप्स की, तो यूरोप कॉलोनी को मौका मिला कि अब वो अपने फायदा के लिए इस एरिया को आपस में तकसीम करे। 1916 साइकस-पिकोट एग्रीमेंट में मिडल ईस्ट को एथनिक रीजन और ट्राइबल ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल मुखालफ ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ने आपस में तकसीम कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाए और इस सारे एरिया को तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में तकसीम कर दिया। ये तकसीम कुछ भी सोचे समझे बगैर की गई थी। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर और जबान बोलने वालों को एक ही मुल्क में इकट्ठा कर दिया गया। ओटोमन्स एम्पायर के दौर में मोजुल, बगदाद और बसरा इंडिपेंडेंट सूबे थे। ब्रिटेन ने इन्हें इराक में शामिल कर दिया। हालांकि इन तीनों सूबों के डेमोग्राफिक बहुत मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर मोजुल में मेजॉरिटी कुर्दिश लोग रहते थे, बगदाद में सुन्नी अरब मुस्लिम रहते थे और बसरा में शिया अरब मुस्लिम रहते थे। तो साउथ में शिया अरब, सेंटर में सुन्नी अरब और नॉर्थ में कुर्द। इस तरह कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था, इसे इराक से अलग कर दिया गया। और फिर 1921 में ब्रिटेन ने यहाँ पर एक सुन्नी लीडर किंग फैसल को हुकूमत दे दी। एक शिया और कुर्दिश मेजॉरिटी कंट्री में सुन्नी बादशाह को लगाना इस बात का सबूत था कि ब्रिटेन ने यह तकसीम करते वक्त ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर किया है। ब्रिटेन के इस फैसले के नतीजे इराक को अगले 100 साल तक भुगतने पड़े हैं। 1932 में इराक ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद तो हो गया, मगर इसकी ऑयल इंडस्ट्री ब्रिटिश कंट्रोल में ही रही। 1930 से 1970 के आखिर तक इराक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूज का शिकार रहा। और आखिर 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के डिफेक्टिव रूलर बनकर उभरे। सद्दाम हुसैन ने सुन्नी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और शिया कम्युनिटी को सप्रेस किया। इसी के नतीजे में 1980 से 1988 तक इराक ईरान वार भी हुई, जो शायद मिडिल ईस्ट हिस्ट्री की खतरनाक वार थी। सद्दाम हुसैन पे हम वीडियो बना चुके हैं। और फिर 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया, जिसके बाद इराक वर्सेस गल्फ वार शुरू हो गई। इसके नतीजे में इराक पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गईं, जिससे इराक को इकोनॉमिक काफी नुकसान हुआ। और फिर 2003 में इराक पर अमेरिका ने कंट्रोल संभाल लिया।